चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब लगता है? देखो, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कब लगता है? जब हम लोगों का कोई घर होता है और हम लोग उसको रेंट पे देते हैं, तो वो रेंट क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में। सैलरी में टैक्स कब लगता है? जब हम लोग कहीं जॉब करते हैं, हम लोगों को सैलरी मिलता है, वो टैक्सेबल हो जाता है, तो सैलरी के अंडर में टैक्स देते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम लोग अपना कोई कैपिटल एसेट बेच देते हैं और उस कैपिटल एसेट को बेचने से कोई प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल एसेट किसको कहते हैं? कैपिटल एसेट उसको कहते हैं जो भी चीज एसएससी का खरीदा हुआ है और वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। फिक्स्ड एसेट, एक बार शॉर्ट में हम लोग इसको फिक्स्ड एसेट समझ सकते हैं। जो भी फिक्स्ड एसेट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ऐसा कोई भी चीज, ज्वेलरी, कोई भी चीज एसएससी का खरीदा हुआ है और वो उसको बेच देता है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाता है, प्रॉफिट होता है तो। पर एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज पर सेबी, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर, ये सब बेच देने से भी अगर प्रॉफिट होता है, तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन लगता है। कोई भी सिक्योरिटीज अगर बेच दे तो ठीक है। पर किस किस चीज को बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा? इट डज नॉट इंक्लूड, उसी में हम लिखे हैं क्या क्या चीज बेचेंगे तो नहीं लगेगा। स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है हम लोग का जिस चीज का काम है, जैसे कि हम क्या अभी बोले कि बिल्डिंग बेचने से कैपिटल गेन लग जाता है। पर अगर बिल्डिंग बेचना मेरा बिजनेस है, मतलब हम दिन भर बिल्डिंग खरीद बेच करते रहते हैं, तो बिल्डिंग मेरे लिए स्टॉक है, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट नहीं है। ये बहुत क्लियर होता है कॉमर्स स्टूडेंट को कि फिक्स्ड एसेट और बिजनेस का स्टॉक, उसका क्या डिफरेंस है। फिक्स्ड एसेट होता है जो हम खरीदने के पहले सोचते हैं कि 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड होता है जो हम खरीद बेच करते, मेरा उसी चीज का बिजनेस है। जैसे अगर हम लैंड खरीद बेच करते हैं, ये मेरा बिजनेस है, हम हर वक्त लैंड खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, बिजनेस बनकर, बिजनेस इनकम होकर। अगर मेरा प्लांट एंड मशीनरी खरीद बेच करने का बिजनेस है, तो वो मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं है, वो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो वही हम लिखे, स्टॉक रेफर्स टू कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड बाय बिजनेस। बिजनेस के लिए अगर वो खरीद बेच करने का सामान है तो वो स्टॉक है, उसको कैपिटल एसेट नहीं कहते। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट क्या होता है? जो चीज पर्सनल भी है और मूवेबल भी है, उसको कैपिटल एसेट नहीं कहते। जैसे कि पर्सनल कार। पर्सनल कार क्या होता है? मूवेबल भी होता है और पर्सनल भी होता है। अगर पर्सनल कार बेचते हैं तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर्सनल फर्नीचर बेच देते हैं, वैसा फर्नीचर जो मूवेबल होता है, तो वो मूवेबल भी है, पर्सनल भी है, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। वियरिंग अपैरेल, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, वो पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ज्वेलरी में लग जाएगा। तो तुम लोग बोलोगे मैम ज्वेलरी तो पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, पर ये एक्सेप्शन है, ज्वेलरी बेचेंगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा, भले पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, फिर भी लग जाएगा। इट इंक्लूड्स ऑर्नामेंट एंड गोल्ड एपरेल। गोल्ड एपरेल, एपरेल मतलब कपड़ा, गोल्ड का कपड़ा पे क्यों लग जाएगा? क्योंकि उसमें गोल्ड है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीद बेच करने पे तो टैक्स लग जाता है, अगर हम ज्वेलरी खरीद बेच करेंगे तो टैक्स लग जाएगा, पर कपड़ा खरीद बेच करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम कपड़ा बेच देते हैं अपना अभी, तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा तो बोला है पर्सनल मूवेबल इफेक्ट में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े में गोल्ड को जड़वा लेते हैं, मतलब पूरे कपड़े में गोल्ड का, मतलब गोल्ड अपना लगवा लेते हैं छोटा छोटा,
ठीक है, और फिर उस कपड़े को बेचते हैं और बोलते हैं कि हम तो कपड़ा बेचे हैं, कपड़ा में गोल्ड से काम किया हुआ था तो हम क्या करें, हम तो कपड़ा बेचे हैं। तो गवर्नमेंट क्लियर कर दिया है, अगर कपड़े में गोल्ड है और फिर कपड़ा बेचे हैं तो उस पे भी कैपिटल गेन लग जाएगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, जो महंगा महंगा पेंटिंग्स आता है, जैसे मोना, जैसे हम लोग आजकल आर्ट पेंटिंग देखते हैं, तो हो सकता है मेरे घर में एक आर्ट पेंटिंग था, दाम था 10 लाख, वो 10 लाख का पेंटिंग हम बेच रहे हैं, कैपिटल गेन लग जाएगा। पर्सनल है, मूवेबल है, फिर भी लग जाएगा। स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट। तीसरा है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। अभी हम बोले लैंड बेचने पे कैपिटल एसेट लग जाता है, पर अगर मेरा गांव में रूरल जगह पे एग्रीकल्चरल लैंड है और वो इंडिया में है तो मेरा टैक्स नहीं लगेगा। फिर स्पेशल गोल्ड बॉन्ड, अगर हम स्पेशल गोल्ड बॉन्ड बेचते हैं तो मेरा टैक्स नहीं लगेगा। स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरा टैक्स नहीं लगेगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, मेरा टैक्स नहीं लगेगा। तो टोटल 6 चीज पे हम लोगों का कैपिटल एसेट नहीं माना जाता और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कौन सा चीज? स्टॉक इन ट्रेड, जिस चीज में पर्सनल मूवेबल इफेक्ट हो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, स्पेशल गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये सब पे मेरा कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर एक्सेप्शन है जिसका लिस्ट भी हम दे चुके हैं। अब बात आता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब किसी किसी को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं, किसी किसी चीज को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं। ये कैसे समझ में आएगा कौन सा लॉन्ग टर्म है कौन सा शॉर्ट टर्म है? टाइम देखकर समझ में आएगा कि अगर इस एसेट को इतना टाइम रख लिए हैं तो वो लॉन्ग टर्म है, अगर इतना ही टाइम रखे हैं तो वो शॉर्ट टर्म है। पर कितना टाइम, ये हर एसेट के लिए अपना अपना लिस्ट दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसईसी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स। शॉर्ट टर्म एसेट कहते हैं जो 36 मंथ से भी पहले हम बेच दिए। सोचो हम एक बिल्डिंग खरीदे और उसको हम 2 साल के बाद बेच दिए, मतलब 24 मंथ्स में ही बेच दिए। एक साल में 12 महीना होता है, हम उसको 2 साल के बाद बेचे हैं तो हम उसको 24 मंथ्स के बाद ही बेच दिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट तो है ही बिल्डिंग, पर शॉर्ट टर्म है क्योंकि हम 36 मंथ्स के पहले बेच दिए। पर अगर हम उस एसेट को 4 साल रखकर बेचे, मतलब 48 मंथ्स रख लिए, तो हम बोलेंगे वो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। पर जीरो कूपन बॉन्ड के लिए मंथ चेंज हो जाता है। 12 महीने से कम में बेच देंगे तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने रख कर बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड में 12 महीने का फंडा है। अनलिस्टेड शेयर्स में 24 महीना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग नॉट मोर देन 24 मंथ्स, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 24 मंथ्स है। ठीक है, हर का अपना अपना लिस्ट है जो याद रखना है। अब इसके बाद हम ये लिस्ट को एक प्रॉपर लिस्ट दे दिए हैं। 12 महीने वाला एसेट कौन सा है, 24 महीने वाला कौन सा है, 36 मंथ्स वाला कौन सा है। 12 मंथ्स वाला एसेट है जीरो कूपन बॉन्ड, लिस्टेड शेयर्स, गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग में सभी आ जाता है, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड नेकलेस, गोल्ड का चीज के लिए आ जाता है 12 महीना। 24 मंथ 24 मंथ्स आता है अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग। 36 मंथ्स आता है डिबेंचर और कोई भी अदर एसेट के लिए। ट्रांसफर वर्ड का मतलब क्या है? कुछ लोगों को लगता है ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल होता है, हम अपना बिल्डिंग उसको ट्रांसफर कर दिए हैं। मैम एक सेकेंड, इसके बाद बोल रहा है ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब सेल भी है, एक्सचेंज करना भी है, कंपलसरी एक्विजिशन भी है, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड भी है। ट्रांसफर का मतलब ये सब कुछ है। अगर कोई कहता है कि अपना एसेट हम तुमको ट्रांसफर कर दिए हैं, इट मींस हम अपना एसेट तुमको सेल कर दिए हैं। इस चैप्टर में ट्रांसफर का ये कोई भी मीनिंग हो सकता है। हम अपना एसेट तुमको सेल कर दिए हैं,
एक्सचेंज करने का मतलब भी ट्रांसफर होता है। एक्सचेंज क्या होता है? आजकल होता है हम तुमको अपना कोई सामान दिए, तुम बदले में मेरे को कोई और सामान दे दी। जैसे कि हम लोग गोल्ड एक्सचेंज करते हैं, हम लोग अपना चेन एक्सचेंज कर, चेन दिए गोल्ड वाले को कि और ये चेन पहनना नहीं है, और उसी गोल्ड के वैल्यूएशन का एक रिंग ले लिए। बहुत जन ऐसा करता है। अब जो गोल्ड था बहुत दिन से पहन रहे हैं, पुराना हो गया और नहीं पहनना है, तो वो चेन दिए और उसी के प्राइस का जो वो लोग ग्राम देखता है, ग्राम देखकर उसी के ग्राम का एक रिंग ले लिए। तो इसको भी सी कैपिटल गेन में सेल माना जाता है कि हम लोगों ने चेन को सेल किया है और फिर एक न्यू रिंग लिया है, तो इस पे भी कैपिटल गेन लग जाता है। तो क्लियर कर रहा है कि जरूरी नहीं है। कोई बोलेगा हम सेल कहाँ किए थे, हम तो एक्सचेंज किए थे। गवर्नमेंट बोलेगा एक्सचेंज भी सेल के ही बराबर है। तुम चेन दे के रिंग ले ली, मतलब हिसाब से तुम चेन बेची और रिंग खरीद ली, तो वो भी बेचना ही है। अब कोई कंपलसरी एक्विजिशन, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट या फिर कोई बड़ा बिल्डर बिल्डर होता है, उन लोग एक प्रोजेक्ट कर रहा है, सोचो मॉल बनाना है, उन लोग को एक मॉल बनाना है, बहुत बड़ा एक लैंड है, उसमें मॉल बनाना है। वहां पे एक बीच में उन लोग का मॉल का प्लानिंग में तुम्हारा एक घर आ जा रहा है, तुम्हारा घर है उसमें, तो उन लोग को अभी तुम्हारा घर हटवाना है, तभी वो उसमें मॉल बनाएगा। मतलब इतना बड़ा मॉल के बगल में तुम्हारा एक 2 तल्ले का बिल्डिंग है, वो मॉल का शो को खराब करेगा। अब तुम्हारा घर का जो जमीन है वो तो तुम्हारा है, ऐसे कैसे घर को तोड़ देगा? तो वो क्या करता है, कंपलसरी एक्विजिशन करता है। मतलब तुमसे पूछता नहीं है कि बेचना है कि नहीं, तुमको बोलता है कि ये लो 50 लाख रुपया और अपना घर यहाँ से खाली करो। तो तुम लोग को खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा बिल्डर है, उसके हाथ में बहुत पावर है, हटाना ही पड़ेगा। और अगर ये बात गवर्नमेंट खुद ही बोल दिया, सोचो गवर्नमेंट को इको पार्क बनाना है, या सोचो गवर्नमेंट को कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, उसमें तुम्हारा घर बीच में आ गया है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, आके बोलता है ये लो 50 लाख और अपना घर खाली करो। उसको कहते हैं कंपलसरी एक्विजिशन। ये भी तो सेल ही है, तुम लोग अपना घर बेच ही रहे हो, घर दे रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो इट इज ऑल्सो अ सेल। कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये अलग से समझाते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इसी का है। देखो कुछ लोग क्या प्लानिंग किए ना, कुछ लोग देखो कैपिटल गेन टैक्स का बहुत लोग ना फायदा उठाते हैं, थोड़ा सा भी अगर टैक्स बनाने वाले से गलती हुआ, लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, होता क्या है, सबको पता है हम कैपिटल एसेट बेचेंगे तो मेरा टैक्स लग जाएगा। ये भी सबको पता है कि अगर हम स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे तो मेरा पैसा नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो कुछ लोग कैसे प्लानिंग किए, तो कुछ लोग क्या किए देखो, सोचो हम अभी लैंड खरीदे खरीदे हुए थे, हम कब, आज से सोचो अभी 2020 है, हम खरीदे थे 2015 में, एक जमीन खरीदे थे 20 लाख रुपए में, ठीक है। अब अगर हम इस जमीन को 2020 में बेच देते हैं, सोचो 2020 में अभी बेच देते हैं 30 लाख में, तो मेरा 10 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा इसके ऊपर, 10 लाख के ऊपर मेरे को टैक्स देने का चक्कर हो जाएगा। बट हम दिमाग लगा रहे हैं मेरे को टैक्स नहीं देना है, किसी को टैक्स देने का मन नहीं करता है, तो हमको भी नहीं करना है, ठीक है। अभी हम क्या करें, तो हम क्या किए, हम एक्चुअली हम 2015 में जब खरीदे थे, 2019 में हम लैंड खरीद बेच करने का बिजनेस खोल लिए थे। हम इस बिजनेस में चले गए थे, हम क्या करते थे, लैंड खरीदते थे, लैंड बेचते थे। तो मेरे लिए लैंड इस 2015 में मेरे लिए लैंड क्या था, कैपिटल एसेट था। 2015 में मेरे लिए लैंड कैपिटल एसेट था, क्यों? क्योंकि मेरा लैंड का कोई बिजनेस नहीं था, हम ऐसे ही लैंड खरीदे थे, सब लोग खरीदते हैं हम भी खरीदे थे। पर 2019 में हम लैंड का बिजनेस कर लिए। लैंड का बिजनेस मतलब लैंड खरीद बेच करते हैं, किसी को लैंड खरीदना है तो मेरे से खरीदता है। लैंड अगर हमको किसी को, मतलब हम किसी और से खरीदते हैं और किसी को बेच देते हैं, ये मेरा काम है। तो मेरे लिए लैंड क्या है, स्टॉक। अब अगर हम लैंड बेचते हैं तो मेरा कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये वाला लैंड बेचेंगे तो मेरा
नहीं लगेगा। ये आदमी क्या किया, 2020 में इस लैंड को बेचा और गवर्नमेंट को दिखाया स्टॉक। गवर्नमेंट बोला कि लैंड तुम्हारे लिए स्टॉक कैसे हो गया? बोला हाँ, 2019 में हम लैंड का बिजनेस खोले थे, लैंड मेरे लिए स्टॉक है। गवर्नमेंट बोलेगा कि तुम 2019 में लैंड का बिजनेस खोले थे, तुम्हारा अभी नहीं है, तो ये वाले लैंड के ऊपर तुमको एलटीसीजी देना होगा। ये वाला लैंड तुम जब खरीदे थे तब तुम्हारा इसका बिजनेस नहीं था लैंड का, आज तुम किया है 2019 में। तो जब तुम 2020 में ये वाला लैंड बेचा है तो इस लैंड के ऊपर सीजी लगेगा। तो ये इसी के ऊपर है कि ये क्या करने का सोचा था, कन्वर्शन कर रहा था कैपिटल एसेट को स्टॉक में, बुक्स में लिख दिया था इसको जाके। मतलब ये तो अब बिजनेस करता होगा तो बुक्स बनाता होगा ना, बिजनेस का एक बुक्स होगा, इसका खरीद बेच का स्टॉक का बुक्स होता है जिसमें कितना स्टॉक खरीदे कितना स्टॉक बेचे वो लिखते हैं, जर्नल वर्नल पास करते हैं, पूरा अकाउंट्स करते हैं। ये क्या किया, चुपके से इस लैंड को अपना स्टॉक में डाल दिया और फिर एक दिन 1 साल बाद बेच दिया। 2000 कभी बीच में किया, 2019 में क्या किया, इस लैंड को अपने स्टॉक के लैंड में ऐड कर लिया और फिर इससे बेच दिया। गवर्नमेंट जब बुक्स देखा तो बोला ये जो लैंड है जिसको अभी आप सेल किए 2020 में, खरीदे कब थे? बोला 2015 में। मतलब 2015 में तो आपका कोई बिजनेस नहीं था, तो ये लैंड आपका स्टॉक नहीं है, इसके ऊपर सीजी दीजिए। तो करने का कोशिश क्या किया, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक, वो यही किया था। तो वही बोल रहा है ये भी कैपिटल गेन की नजर में ट्रांसफर माना जाता है और इसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, सीजी लग जाएगा। अब यही चीज को हम कन्वर्शन को यहाँ पर दिखाए हैं, ध्यान से देखो। कन्वर्शन करने पे और ज्यादा टैक्स लग जाता है क्योंकि ये हिसाब से इंसान टैक्स चोरी करने का प्लान कर रहा था। वो क्या सोचा था, थोड़ा सा टैक्स चोरी कर लेगा। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट देखो, इसके पनिशमेंट में गवर्नमेंट क्या टैक्स लगाता है। अब गवर्नमेंट का हिसाब देखो, अगर कोई ऐसा किया तो कैपिटल गेन भी लेगा गवर्नमेंट और अब बिजनेस इनकम भी लेगा गवर्नमेंट, दोनों अब देना होगा। पहले तो इज्जत से हमको सिर्फ कैपिटल गेन ही देना था, अब गवर्नमेंट क्या करेगा, बोलेगा अच्छा आपका ये बिजनेस इनकम है तो बिजनेस में टैक्स दीजिए, आपके हिसाब से तो ये बिजनेस इनकम है ना तो बिजनेस में टैक्स दीजिए। वो बोलेगा कैसे, बोलेगा सेल प्राइस आपका लैंड का कितना था, बोलेगा 30 लाख, यही इतना में ही बेचा था ना लैंड को, बोलेगा 30 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन लैंड का निकालेगा, सोचो आ गया 22 लाख। सोचो वो तो खरीदा था 20 लाख में, फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन जब आया कन्वर्शन के डेट पे, देखो ये चीज को ध्यान से, ये 2 लाइन, ये जो डिफरेंस जैसा हम लिखा है इसको कॉपी करो अभी। बिजनेस इनकम लिखो एक तरफ सीजी, डिटो कॉपी करो, हम ये एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, हम ये एक्सप्लेन करते हैं। देखो वो करता क्या है, गवर्नमेंट बोला कि आपके हिसाब से तो ये बिजनेस इनकम है, ये तो मतलब ये तो कैपिटल एसेट नहीं है ना आपके हिसाब से, तो ठीक है बिजनेस इनकम पे टैक्स दीजिए, पीजीबीपी में टैक्स दीजिए। बोला ठीक है कितना दे, बोला आपने 30 लाख में सेल किया है, सेलिंग प्राइस इज 30 लाख। सोचो वो इसको बुक्स में कब डाला था, 2019 में, कि बेचा तो 2020 में था, तो 2019 में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करना मतलब बुक्स में लिख दिया, था वो उसका कैपिटल एसेट और बुक्स में आके लिख दिया स्टॉक की तरह, कब 2019 में जब बिजनेस खोला। तो जिस दिन बिजनेस खोला खरीदा था 20 लाख में, पर 2019 में इसका वैल्यू कितना था, सोचो 28 लाख। 2019 में इसका दाम हो गया था 28 लाख। तो बोला जिस दिन कन्वर्ट किए थे उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, बोला 28 लाख। तो बोला हाँ, तो बोला फिर आपका 2 लाख का बिजनेस इनकम हो गया है, 30 लाख में आप बेचे हैं,
28 लाख उस दिन पे उसका दाम था जिस दिन आप कन्वर्ट किए हैं, तो 2 लाख आपका बिजनेस इनकम है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से ये आज भी कैपिटल गेन लगेगा इस पे। तो बोला अरे दोनों कैसे? बोला नहीं, आप भी सही है हम भी सही है, तो कैपिटल गेन भी दीजिए। बोला कैसे, अब कितना दे? बोला जिस दिन कन्वर्ट किए थे उतना, उस दिन उसका कितना प्राइस था? बोला जिस दिन कन्वर्ट किए थे उस दिन 28 लाख था। इसको बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन हम थोड़े देर में सिखाएंगे, अभी फिलहाल समझो एक्विजिशन। एक्वायर कितने में किए थे आप? बोला 20 लाख में। तो बोला 20 लाख माइनस कर देते हैं। बोला लैंड के ऊपर कोई, ये है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लैंड के ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट किए थे, मतलब कोई खर्चा हुआ था इस 2015 से लेके 2020 के तक, कोई 5-6 साल में कोई खर्चा हुआ था आपका? बोला नहीं, लैंड के ऊपर हम कोई खर्चा नहीं किए थे। बोला ठीक है छोड़ो। तो यहाँ वो बोला सीजी आपका कितना लग जाएगा? 8 लाख पे। यहाँ 8 लाख है, यहाँ 2 लाख है, उसका कितने पे टैक्स लग रहा है हिसाब से? 10 लाख। तुम लोग बोलोगे मैम उतना ही तो लग रहा है। हाँ, तो अब गवर्नमेंट क्या किया, घूम फिर के कन्वर्शन पे भी उतना ही टैक्स ले लिया जितना यहाँ ले लिया। ठीक है, तो इंसान को एक्चुअली कुछ फायदा नहीं है, और कभी कभी ये इससे भी ज्यादा आ जाता है। ये सब में या तो इसके 10 लाख के बराबर ही गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा, या तो कोई कोई तरीके से ऐसा फिगर बैठता है कि 10 लाख से ज्यादा टैक्स आ जाता है, पर इससे कम तो नहीं आएगा। तो या तो घूम फिर के आदमी को बराबर ही पड़ेगा, या तो नुकसान हो जाएगा, इससे भी ज्यादा टैक्स आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आता है, सिक्योरिटीज नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन बट लिस्टेड इन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एसटीटी का मतलब अपने कॉपी में लिख के रख लो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये लाइन का मतलब क्या है? देखो, सबको पता है एलटीसीजी के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। देखो नीचे लिख कर रखे नोट में, एलटीसीजी के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लग जाता है, और एसटीसीजी में फ्लैट 15% टैक्स लगता है। इसको टैक्स स्लैब फॉलो नहीं करता है। मतलब हम लोगों का एक टैक्स स्लैब होता है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, जो भी हो, हम लोगों का एक टैक्स स्लैब है। पर एलटीसीजी और एसटीसीजी पे, मतलब कैपिटल गेन पे, अगर मेरा 1 रुपया का भी टैक्स नहीं है तो भी इस पे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली सब जानते हैं कि 2,50,000 से अगर कम मेरा इनकम है तो हम टैक्स नहीं भरेंगे, राइट? सब ये जानते हैं। पर एलटीसीजी और एसटीसीजी पे फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, 30% और 15%। तो भी ये बहुत ज्यादा है। तो और एसटीटी का क्या रूल है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर मेरे को 1%, 1.5%, 2% टैक्स देना पड़ता है। तो नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे कि मेरे को सीजी नहीं देना, कब देना नहीं पड़ेगा, मतलब लोग क्या चाहेंगे, सीजी नहीं दे, हम एसटीटी दे देते हैं, क्योंकि एसटीटी का टैक्स रेट होता है 1%, 1.5%, 2%। हम लोग 2% पकड़ के चलते हैं। तो अगर हम एक लैंड बेचे तो हमको क्या मन करेगा, उसके ऊपर 30% टैक्स देने का, 15% टैक्स देने की, 2% टैक्स देने? कॉमन सेंस है, 2% टैक्स देने का मन करेगा। तो हम लोग चाहेंगे गवर्नमेंट उस पे एसटीटी ले ले, पर गवर्नमेंट बोला हम एसटीटी लगाएंगे, पर कब लगाएंगे? एसटीटी कोई भी कैपिटल एसेट पे नहीं लगेगा, एसटीटी सिर्फ इक्विटी शेयर खरीद बेच करने पे लगेगा। ये एसटीटी के ऊपर और कोई कैपिटल एसेट नहीं आता, एसटीटी लगता है सिर्फ इक्विटी शेयर बेचने पे अगर इनकम हुआ है। तो इंसान सोचेगा ठीक है, हम जब इक्विटी शेयर बेचते हैं तो मेरा सिर्फ एसटीटी लगे, कैपिटल गेन ना लगे। तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, आप चाहते हैं आप इक्विटी शेयर बेचे तो आपका कैपिटल गेन ना लगे, आपका एसटीटी लगे, तो आप कुछ कंडीशन फुलफिल कर दीजिए। आप जब भी सिक्योरिटीज खरीद बेच करते हैं, इक्विटी शेयर खरीद बेच करते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से खरीदिए और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही बेचिए। मतलब सिक्योरिटीज मस्ट बी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वहीं से खरीद बेच करना पड़ेगा, कॉमन सेंस। अभी अलग से जाके तो खरीद बेच कर नहीं पाएंगे, रिलायंस का शेयर खरीदना है तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना होगा। तो कंडीशन है
वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का शेयर होना चाहिए, ठीक है। तुम उसको लॉन्ग टर्म बनाकर बेचो। लिस्टेड शेयर लॉन्ग टर्म कब होगा? जब वो 12 महीना से ज्यादा रखेंगे, हम लिस्ट दिए थे। 12 महीने से ज्यादा रखकर अगर बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। तो तुम उसको लॉन्ग टर्म बनाकर बेचो, और जब भी वो परचेस करो या सेल करो तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से करो। अगर तुम ये सारा बात मानते हो तो हम लोग तुम्हारा कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म बना के अगर शेयर को बेचते हैं तो 30% तो टैक्स ले लेगा ना। पर गवर्नमेंट ये सारा कंडीशन देखेगा। अगर हम सारा कंडीशन गवर्नमेंट का फुलफिल किए हैं, हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ही बेचे हैं और खरीदे भी थे, हम लॉन्ग टर्म बनाकर बेचे थे, इक्विटी शेयर बेचे थे, तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, हम आपका एसटीटी ले लेंगे, 2% ही आप टैक्स दीजिए। तो हम नोट में बहुत क्लियर लिख दिए हैं, इफ assessee wants to pay STT security transaction tax then he must fulfill all the 4 conditions at a time। ये नहीं कि हम 3 माने एक नहीं माने, वैसे नहीं, मेरे को चारों मानना होगा। रेट हम ऐसे ही लिख दिए हैं लर्न रखने के लिए। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, किस किस ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ट्रांसफर नहीं मानता, मतलब सीजी नहीं लगेगा, नॉट लाइबल फॉर सीजी। इसका हम बहुत लंबा लिस्ट दिए हैं, ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है। किस किस ट्रांजैक्शन को हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते, मतलब इसके ऊपर सीजी नहीं लगेगा। सीजी कब लगता है? जब वहां ट्रांसफर हो। अब ट्रांसफर का मतलब हम ऊपर समझा दिए, तो ट्रांसफर होगा तभी सीजी लगेगा। तो किस किस को हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते? टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अगर एक फैमिली में एचयूएफ में बंटवारा होता है और सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है तो यहाँ पर सीजी नहीं लगेगा। पर वहां पे भी तो हम लोग एसेट को बेचे हैं, बेच के ही तो बंटवारा कर रहे हैं, पर वहां पे नहीं लगेगा। अ गिफ्ट और विल और रिवोकेबल ट्रस्ट, अगर हम लोगों का सोचो, कोई फादर है, किसी का ग्रैंडफादर है, उन लोगों का एसेट उन लोग हम लोग के नाम कर दिया है। सोचो उन लोग का एक लैंड था, वो अब हम लोग के नाम कर दिया है, तो वो क्या किया है, विल के थ्रू हम लोग को दे दिया है। नाम तो चेंज हो गया ना, ओनरशिप चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया प्रॉपर्टी, पर इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि ये विल के थ्रू मिला है, गिफ्ट मिला है। सोचो मेरे शादी में मेरे को मेरे पापा एक लैंड गिफ्ट किए, तो वो लैंड तो मेरा ओनरशिप में हो गया ना, वो तो ट्रांसफर कर दिए, फिर भी इस पे नहीं लगेगा क्योंकि वो गिफ्ट दिए हैं। ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडियरी कंपनी, अगर एक होल्डिंग कंपनी अपना सब्सिडियरी कंपनी को कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है तो सीजी नहीं लगेगा। तो ये लिस्ट अब हम सिर्फ पढ़ दे रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय सब्सिडियरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी, ट्रांसफर बाय एमलगमेटिंग कंपनी टू एमलगमेटेड कंपनी ड्यूरिंग एमलगमेशन। दो कंपनी जब जुड़ता है तो एक दूसरे का एसेट इधर उधर होता है, इसमें कोई सीजी नहीं लगेगा। ट्रांसफर बाय डीमर्ज्ड कंपनी इनटू डीमर्जर, डीमर्जर होता है जब दो कंपनी अलग होता है, जैसे हीरो और होंडा अभी अलग हो गया है, तो अलग होते वक्त भी कुछ एसेट इधर उधर ट्रांसफर हो गया, कोई सीजी नहीं लगेगा। ट्रांसफर ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट, ये जस्ट याद रखना है कि अगर नॉन रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट के बीच में कोई भी तरीके का ट्रांसफर होता है तो सीजी नहीं लगेगा। ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इधर उधर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो भी टैक्स नहीं लगेगा। रिडेम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर बेच रहे हैं तो सीजी नहीं लगेगा। कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, कन्वर्शन क्या होता है, किसी का प्रेफरेंस शेयर लिए और उसको अपना इक्विटी शेयर दे दिए, कोई सीजी नहीं लगेगा। अंडर रिवर्स मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज नीचे एक टॉपिक है हम समझा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ यूनिट अंडर म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में हम लोग यूनिट ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्हेन कन्वर्शन इज बिफोर 1481 84 देन नो सीजी इज चार्जेबल। बाकी कन्वर्शन अभी हम कन्वर्शन करवाए थे, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उस तरीके का कन्वर्शन अगर हम 1484 के पहले किए हैं तो आज कोई सीजी नहीं लगेगा। मतलब याद रहे, अगर सम में क्लियरली दिया है वो कोई कन्वर्शन किया है 84 के पहले तो
उसके ऊपर सीजी नहीं लगेगा। क्यों? ये सब रूल आया ही था 84 के बाद। इसमें हम लोग को बोल रहा है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम होता क्या है, आरएमएस कहते हैं इसको। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया है, ये उन लोगों के फायदे के लिए बनाया है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। इसमें क्या होता है, देखो, गवर्नमेंट जैसे सोचो कि एक घर है जिसमें एक सीनियर सिटीजन, दो सीनियर सिटीजन रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, ठीक है। अब वो लोग का अपना घर है, वो लोग उसमें रहते हैं, पर दोनों ही सीनियर सिटीजन है, दोनों के पास कोई इनकम भी नहीं है और मतलब कोई अर्निंग नहीं है, तो उन लोग कैसे घर चलाएगा? तो वो लोग क्या करता है, अच्छा, बैंक से लोन लेने अगर जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है, बूढ़ा बूढ़ी को जिसका कोई अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है अपना, उसको तो गवर्नमेंट बैंक तो लोन नहीं देगा, तो उन लोग लोन लेने वैसे तो जा नहीं सकता। तो गवर्नमेंट क्या किया है, एक रूल निकाला है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और वो लोग के पास खुद का घर है, रहने वाला रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो वो लोग बैंक के पास जाकर अपना घर को मॉर्गेज कर देगा, जिस घर में रह रहा है उसी घर को मॉर्गेज कर देगा, गिरवी रख देगा। और गवर्नमेंट हर मंथ, सॉरी बैंक वो लोग को हर मंथ एक अमाउंट फिक्स कर देगा, उतना रुपया घर में भिजवाएगा, वो बूढ़ा बूढ़ी को, सीनियर सिटीजन को वो रुपया भिजवाएगा, ठीक है। सोचो हम लोग गए उस बैंक में, वो सीनियर सिटीजन लोग बैंक में गया, अपना रेसिडेंशियल घर को मॉर्गेज किया, गिरवी रखा और बोला हम लोग को हर महीना 30,000 रुपया चाहिए, तो बैंक बोलेगा ठीक है, बैंक हर महीना नियम से उन लोग को 30,000 दे देगा। ऐसा तब तक बैंक देता रहेगा जब तक दोनों जन मर ना जाए। अब ये दोनों रहेगा तभी मिलेगा? नहीं, कोई एक जन रहेगा तो भी मिलेगा, पर एक जन भी होना चाहिए। अब कब तक देगा, तुम लोग का सवाल, जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा, ये औरत जिंदा रहेगी तब तक देगा। तुम लोग बोलोगे मैम 30 साल और जिंदा रहा तो? हाँ, तो गवर्नमेंट 30 साल, बैंक 30 साल उसको देगा। बाद में जब वो लोग मर जाएगा तो बैंक उस घर को ले लेगा और बेच देगा। घर का वैल्यू डेफिनेटली उस सीनियर सिटीजन लोग को जितना दिया उससे ज्यादा ही रहेगा। अब घर भी देख लेगा, छोटा सा हट है या तो अमाउंट भी वैसे ही डिसाइड होगा, जो 30,000 पर मंथ है या 5,000 पर मंथ है, वो घर को देखकर डिसाइड होगा। बट जो भी हो, इसको कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। अब बोल रहा है व्हेन एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। अब हम एक चीज लिखे थे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका क्या मतलब है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहला बात समझ लो, इंडेक्सेशन लेना अच्छा लगता है, मतलब इंडेक्सेशन अगर हमको मिले तो हमको अच्छा लगेगा, अगर इंडेक्सेशन हमको ना मिले तो हमको बुरा लगेगा। अब पहले समझना जरूरी है कि इंडेक्सेशन है क्या जो अच्छा और बुरा लगता है। अच्छा और बुरा लगता है तो पहले है क्या? इंडेक्सेशन क्या होता है, देखो, तुम लोग को इसी के ऊपर समझाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर 2015 में हम ये लैंड लिए हैं और 2020 में, ये कन्वर्शन ये सब भूल जाओ, मेरा एग्जाम्पल सिर्फ क्या है, हम 2015 में एक लैंड परचेज किए थे 20 लाख में, और 2020 में सेल कर रहे हैं लैंड को 30 लाख में, ठीक है। तो हिसाब से अगर मेरे को इंडेक्सेशन ना मिले तो मेरे को कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 10 लाख के ऊपर कितना देना पड़ेगा? फ्लैट 30%। तो मेरे को टैक्स कितना देना होगा गवर्नमेंट को? 30% ऑफ 10 लाख, मतलब 3 लाख रुपया गवर्नमेंट ही ले लेगा। हम 10 लाख रुपया फायदा करेंगे, उसमें 3 लाख रुपया गवर्नमेंट ले लेगा। अब ये अच्छा तो लगेगा नहीं, तो गवर्नमेंट बोला है ठीक है, हम एक बेनिफिट देते हैं, इतना हाई टैक्स है, हम तुम लोग को एक बेनिफिट देते हैं, इंडेक्सेशन देते हैं। हम लोग बोले अब इंडेक्सेशन है तो क्या मतलब, क्या मतलब हुआ इसका? बोला देखो, इंडेक्सेशन का हम एक लिस्ट निकाले हैं, तुम लोगों को हम ये लिस्ट दिखाते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्सेशन।
ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के बनाया गया, इसको इंडेक्सेशन टेबल कहते हैं। इसको कैसे बनाया गया है, देखो ये टेबल 2001 से शुरू हुआ है, इतना कैप्चर नहीं हो पाया इसलिए हम सिर्फ इतना ही दिखा रहे हैं। तो ये मेन काम हम लोग का क्या है, हम लोग का काम का डेट कौन सा है 1920, पर सारे ही डेट्स में क्या है देखो, पहले इंडेक्सेशन टेबल को हम दिखा दिए। अभी हम लोग का 1920 का कौन सा है, इस सम के काम का कौन सा है 1920, दैट इज 289। और परचेज कौन सा कब किए हैं 2015 में, तो 15-16 देखो, 15-16 का है 254, ठीक है, ये दो हम लोग देख लिए। अब ये दो हम नोट डाउन करके रख दिए हैं, ये हम कहाँ से निकाले हैं, इस टेबल से निकाले हैं। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप ये लाएं कैसे, हम वो टेबल से लाए। ये सम्स में गिवन होता है। अब बात को समझो, अब इसमें बोल रहा है इंडेक्सेशन, देखो बिना इंडेक्सेशन के मेरा टैक्स कितना आया 3 लाख, ये इंडेक्सेशन टेबल से हम निकाले हैं। ये करता क्या है, ये मेरा इन्फ्लेशन के हिसाब से चीजों को, अमाउंट को एडजस्ट करता है। मतलब देखो अब से टेबल बना रहे, ये क्या किए, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस कर दिया, 10 लाख आ गया। इंडेक्सेशन में देखो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 30 लाख लेस, यहाँ हम सीधे क्या किए, सिर्फ एक्विजिशन लेस किए ना 20 लाख, यहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे। अगर सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट लेस होता तो क्या लिखते 20 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे 20 लाख जितने में खरीदे, इनटू ऊपर लिखेंगे जिस ईयर में बेचे, ईयर कौन सा है बेचने वाला 1920, दैट इज 289, और खरीदने वाला ईयर कौन सा था 2015-16, उसका इंडेक्सेशन क्या है 254। इसको सॉल्व करके यहाँ लिखो, यहाँ कितना आ गया 227559, इससे 30 लाख को माइनस करो। अब हम लोग का कितना आया एलटीसीजी 724410। अब एलटीसीजी इतना है, पहले था 10 लाख, इसके ऊपर अभी 30% देंगे तो ऑब्वियसली कम रुपया ही आएगा। तो टैक्स हम गवर्नमेंट को कितना पे करने वाले हैं, कुछ रुपया तो सेव हुआ, कितना सेव हुआ 82,677, इतना रुपया हम टैक्स में सेव किए, ठीक है। अब ये है क्या, इन्फ्लेशन के हिसाब से हम कॉस्ट को एडजस्ट किए, मतलब 2015 में खरीदे थे तब उसका दाम 20 लाख था, आज तो महंगाई बढ़ रहा है ना, तो 20 लाख को आज के महंगाई के रेट में लेकर आए हैं। तो आज के रेट जैसे 1 रुपया का दाम, अब जो सामान पहले 1 रुपया में आता था, अभी हम लोग मतलब ऐसी ओवरऑल बोलते हैं ना कि हम लोग के टाइम तो सब्जी 100 रुपए में पूरा घर का आ जाया करता था, आज वही सामान लाने में देखो 150 रुपया लगता है, ऐसे बात करते हैं ना हम लोग। तो सब्जी का कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं कि पहले तो 100 रुपया में आ जाता था, आज 150 में आता है। ये 150 कैसे बोलते हैं, कोई अप्रोक्स कुछ इन्फ्लेशन के हिसाब से ऐसी बोलते हैं, तो ये उसी इन्फ्लेशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है और ये उसी इन्फ्लेशन के हिसाब से निकाला गया है। तो आज अगर बोले कि उस टाइम तो ये लैंड 20 लाख में आ गया, आज अगर वही लैंड खरीदते तो 22,075590 में आता। तो इस तरह ओवरऑल हम लोग कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देते हैं, कॉस्ट प्राइस बढ़ा देने से हम लोगों का प्रॉफिट कम आ जाएगा, प्रॉफिट कम आ जाएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि सभी को मन करेगा इंडेक्सेशन लेने का, पर डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ कंडीशन है। गवर्नमेंट बोला है इसके ऊपर कुछ, अगर आपको इंडेक्स जैसे उसमें था एसटीटी अगर चाहिए
तो आपको 4 कंडीशन फुलफिल करना होगा। वैसे ही अगर इंडेक्सेशन चाहिए तो कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है एसेट व्हेन एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1401। एसेट अगर 1401 के पहले खरीदा हुआ है तो कॉस्ट और पहले तो क्वेश्चन ये है, पहले तुम लोग को बता रहे हैं कि इन कॉस्ट प्राइस कैसे डिसाइड होता है। नॉर्मली जितने में सामान खरीदे हैं वही उसका कॉस्ट प्राइस है। ऑब्वियसली अगर हम उस सामान को 20 लाख में लैंड खरीदे हैं, तुमसे पूछेंगे उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तुम बोलोगी मैम उसका प्राइस 20 लाख है, हम 20 लाख में खरीदे थे। पर अगर वो सामान हम 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदे हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में जो हाइयर होगा वो उसका कॉस्ट प्राइस हम मानेंगे। मतलब अगर 1401 के बाद खरीदे हैं आफ्टर, तब तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है वही उसका कॉस्ट प्राइस है, तब कुछ चेंज नहीं होगा। पर अगर हम एसेट को 14-2001 के पहले खरीदे बिफोर, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? उसका कॉस्ट प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1401 whichever is higher। तीसरा पॉइंट देखो, when asset is acquired on or after 1401, the cost of acquisition is the original cost price of the asset। अगर हम एसेट को 1401 में खरीदे ऑन या फिर 1401 के बाद खरीदे हैं आफ्टर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ही उसका कॉस्ट होगा। इंडेक्सेशन 5 नंबर देखो, इंडेक्सेशन इज अलाउड ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड नॉट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट चाहिए तो हमको एसेट को लॉन्ग टर्म करके बेचना होगा, मतलब शॉर्ट टर्म में नहीं बेच सकते। अगर हमको इंडेक्सेशन का, ये मेन पॉइंट है, ऊपर तो हम 2 पॉइंट डिस्कस किए, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अभी हम 5th नंबर में बोल रहे हैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट चाहिए तो उसको लॉन्ग टर्म में बेचो, शॉर्ट टर्म में नहीं। सेम एसटीटी भी बोल रहा था, अगर एसटीटी चाहिए तो लॉन्ग टर्म में बेचो, शॉर्ट टर्म में नहीं। अब क्वेश्चन आता है ये इम्प्रूवमेंट क्या है। देखो इम्प्रूवमेंट होता क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम पहले मेरा 2 तल्ले का बिल्डिंग था, अब हम जब खरीदे थे तब वो 2 तल्ले का बिल्डिंग था, अभी वो हम उसमें 2015 में खरीदे थे 2 तल्ले का बिल्डिंग 20 लाख में। 2019 में हम उसके ऊपर और एक फ्लोर बनवा लिए, 3rd फ्लोर बनवा लिए, और फिर 2020 में बेच रहे हैं। तो हम तो इम्प्रूवमेंट भी किए हैं ना बिल्डिंग पे, वो भी मेरा खर्चा है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। किसी भी चीज के ऊपर खरीदने के बाद कोई भी खर्चा किए किसी भी ईयर में किसी भी टाइम, वो है उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लेस करने मिलता है, पर इंडेक्सेशन इसका कब मिलेगा? देखो 2 नंबर में, द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शैल बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी क्या लेस करने मिलेगा? जितना हम एक्चुअली खर्चा किए उतना ही। इफ इट इज ऑन और आफ्टर 1401, अगर हम कोई भी इम्प्रूवमेंट 1401 के बाद करते हैं तो ही मेरे को लेस करने मिलेगा। अगर हम 4 नंबर देखो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डन बिफोर 1401 देन इट शॉल नॉट बी कंसिडर्ड। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के ऊपर लिखा है कि अगर हम कोई भी इम्प्रूवमेंट 1401 के पहले किए हैं तब तो लेस करने मिलेगा ही नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का खर्चा लेस करने तभी मिलेगा जब हम वो खर्चा 1401 के बाद किए हैं या ऑन और आफ्टर दोनों। अगर हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर 1401 के पहले किए हैं तो लेस करने मिलेगा ही नहीं। 1401 के बाद किए हैं तो मिलेगा, और इंडेक्सेशन भी मिलेगा, इंडेक्सेशन ही मिलेगा। पर इंडेक्सेशन का वही कंडीशन है, एसेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में बेचेंगे तो इंडेक्सेशन मिलेगा ही नहीं। 6 पॉइंट और 7 पॉइंट में हम लिखे हैं, पॉलिश एक्सपेंडिचर ऑन ज्वेलरी डज नॉट अमाउंट टू इम्प्रूवमेंट सो इट शुड बी इग्नोर्ड। बहुत लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी के ऊपर पॉलिश करवाते हैं, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा पहनते पहनते गंदा जैसा हो जाता है तो हम लोग उसके ऊपर पॉलिश करा लेते। पॉलिश कराने का मतलब इम्प्रूवमेंट करना नहीं है।
इम्प्रूवमेंट का मतलब है उसका वैल्यू इंक्रीज करना, पॉलिश करवाना इज जस्ट उसको क्लीन करवाना, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्लियरली हम लिख दिए हैं, पॉलिश कराना ज्वेलरी के ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं है। इंडेक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ डिबेंचर एंड डेप्रिशिएबल एसेट लाइक बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। ये बात क्या है, अभी हम बोले डेप्रिशिएबल एसेट लाइक बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, ये लाइन का मतलब किसी सम में बताएंगे, यहाँ पे क्लियर करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मेरे को बताओ